अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जागो लाहौर। जनाब, मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आज है आज़ादी का दिन। हमारा और आपका साथ रहने वाला है। जागो लाहौर की पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब, आज हम ना सिंधी हैं, ना पंजाबी हैं, ना बलोची हैं, ना पठान हैं और ना ही कश्मीरी हैं। आज हम एक कौम हैं और इसी हैसियत से आज का पूरा दिन जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। आज नया दिन है, नया अज़्म है और वो ये है कि हम आज के इस खूबसूरत दिन में ये अहद करेंगे सब मिलके कि हम इस मुल्क की तरक्की में अपना एक भरपूर किरदार अदा कर सकें। अल्लाह की इस दी हुई नेमत पर हम शुक्रगुजार बनेंगे, यानी कि आज़ादी का जो हक है वो अदा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम मुत्तहिद होंगे, क्योंकि जब मुत्तहिद होकर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर कोई भी मुश्किल, कोई भी रुकावट हमारा रास्ता नहीं रोक सकती है। हमें इस आज़ादी की कदर भी करनी चाहिए और ज़िम्मेदार शहरी भी बनना चाहिए। और इस मुल्क में बहुत सी सहूलियात, मैं कहूँगी कि जो यूरोप कंट्रीज़ हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, फ्रांस, जापान, चाइना होगी, हम उन जैसे नहीं हैं, लेकिन हमें फिर भी ये सोच ज़रूर रखनी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि जनाब, अगर हम आज आज़ाद ना होते, हम अमेरिका, बरतानिया या भारत के क़वानीन के तहत हमें आज रहना पड़ता, तो आपको कैसा लगता? हम कैसे रहते? क्या ये आज़ादी हासिल हो सकती थी? बिल्कुल नहीं हो सकती थी। तो ज़रा ख़ुद को 76 बरस पहले अगर लेकर जाएं और सोचें कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे आज के लिए अपने कल को कुर्बान किया था, कितनी मुश्किलात और दुख देखे थे। वो अगर अलग वतन के हसूल के लिए कुर्बानियाँ ना देते तो हम आज आज़ाद फ़ज़ा में कभी भी सांस ना ले पा रहे होते। कितनी ही माओं ने अपने जवान कुर्बान किए थे, कितनी ही ख़वातीन के सुहाग उजड़े थे, वालिदैन के सामने अपने नन्हे बच्चों को ज़िबा किया क्या। बच्चों ने कम उम्री में यतीमी भी देखी और दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई। लाखों लोगों ने पाकिस्तान की धरती पर सजदा रेज़ होने के लिए अपने घर बार छोड़े और हम अपने बुज़ुर्गों के इस एहसान का बदला कभी नहीं उतार सकते, लेकिन हाँ, हम कर सकते हैं। हम इस मुल्क की सालमियत और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करके इसका हक ज़रूर अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान की हमें कदर करनी चाहिए और इसे किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, तो इसे अपना मुल्क समझना चाहिए। ये तुम्हारा मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, इसमें कोई फ़िरकावारियत नहीं है, ये हम सब का मुल्क है। हम एक कौम हो के, मुत्तहिद हो के अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ना, जिस तरह हमने ये आज़ादी ली थी बरतानिया से, अंग्रेज़ दौर से, वहाँ से निकल के हिंदुओं से हमने अपनी ये आज़ादी छीनी थी कि हमें एक अलग आज़ाद मुल्क चाहिए, एक अलग आज़ाद ममलिकत चाहिए जिसमें हम सुख की सांस ले पाए, सुकून से जी पाए। तो आज हमें इस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए और उसके साथ साथ हमें जितना जनाब एहसान मानना चाहिए अपने बुज़ुर्गों का, उन लोगों की जिद्दोजहद को हमें याद रखना चाहिए और अपने बच्चों को इस हवाले से ख़ास तौर पे मोटिवेट करना चाहिए। बिकॉज़ जो नई यूथ है, जो नई जनरेशन है, वो ही आगे जाकर इस मुल्क की तरक्की की राह में गामज़न होने वाली है। तो उनको ये याद दिलाना बेहद ज़रूरी है कि ये आज़ादी हमने किस तरह ली थी। तो आज हम 76वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। 14 अगस्त है और ये तब से सिलसिला शुरू हो चुका था और आज पूरे पाकिस्तान में जनाब मिली जोश जज्बे के साथ आज का दिन मनाया जाएगा। छोटा बड़ा हर कोई खुलकर इजहार करेगा। तो जनाब, इसी नोट पे एक मिली नगमा है हमारा मशहूर और बड़ा ही मकबूल, वो सुनते हैं। और जनाब, ये नगमा आप लोगों ने सुना है और इसी तरह आज पूरे मुल्क में जोश जज्बे के साथ आज यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा फिटनेस का भी ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। जनाब, आज़ादी आप मनाएं, लेकिन इतनी भी नहीं आपने मनानी कि आपने अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रखना है। तो सुलाफ़े नकवी एज़ यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं, योगा एक्सपर्ट हैं। तो आज वो हमें योगा की कौन सी टिप्स देने जा रही हैं जिसकी वजह से हम फिट रह सकते हैं, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी सुलाफ़े, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुलाफ़े नकवी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नी फ्रेंडली वर्कआउट।
बहुत सारे ऐसे लोग मुझे ये कहते हैं कि बहुत सी एक्सरसाइजेस करने के बाद होता क्या, हमारे घुटनों में दर्द हो गया है, अब हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। होता ये कि जिनको जॉइंट पेन भी होता है या आर्थराइटिस या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो, तो हाँ ये सच है कि घुटनों में दर्द हो सकता है, लेकिन हमने अब एक्सरसाइज करनी है। किस तरह करेंगे? नी फ्रेंडली वर्कआउट करेंगे। और मैंने बहुत अरसा पहले आप लोगों से वादा भी किया था और उसकी वजह से फिर मुझे मैसेजेस भी आए कि नी फ्रेंडली वर्कआउट अभी तक नहीं आया रिस्ट फ्रेंडली वर्कआउट के बाद। सो आई वाज लाइक कि नहीं, अब है, अब टाइम है, इट्स हाई टाइम, अब बता दूँ। तो अब क्या होगा, नी फ्रेंडली वर्कआउट के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सुमो स्क्वाट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही हम लो पेस पर रहकर उस पर जाएंगे। आप जितना भी स्टांस लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और उसके बाद आपने हल्का सा यहाँ नीचे गए और पल्स करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 पल्सेस के बाद एंड अप। इस तरह से आपने 5 पल्सेस। फिर अब आप देखें कि मैं 90 डिग्री यहाँ तक नीचे नहीं गई, बिकॉज मैं बात कर रही हूँ नी फ्रेंडली वर्कआउट की, कि जो लोग फिर भी स्क्वाट करना चाहते हैं 30 सेकंड्स तक आप इसको दोहरा सकते हैं, या रेप्स में भी आप इसको कर सकते हैं। 14 से 15 रेप या 16 रेप्स तक आप इसको लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा आपका होगा हमारा साइड लंच, लेकिन मैं उसको साइड टू साइड एक साथ करूँगी। उसमें क्या करेंगे, आपने यहाँ मूव किया एंड यहाँ इस पाँव को फिर आप लॉक कर लेंगे। जब आपने इस साइड पर जाना है तो आपकी ग्रिप अच्छे से बनेगी, यहाँ इस तरह, एंड अगेन लॉक। और ये अगर आपने स्पीड में करना है तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा। मैं कहूँगी शुरू में आप इसको स्लो करेंगे और एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, बहुत आराम से ब्रीथ करते रहें और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते रहें। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ हाथ रखे जैसा, जिसे हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, आपने इस तरीके से अपनी बैक को स्ट्रेट रखा एंड क्रंच, अगेन ये और क्रंच, या आप सिर्फ क्रंचेस कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें की पॉइंट क्या होता है, आपने अपने टॉर्सो को भी ट्विस्ट करना है। अक्सर हम सिर्फ इस तरह कर रहे होते हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। टॉर्सो को ट्विस्ट करें, बिकॉज जितनी भी रोटेशन वाली मूवमेंट्स होती हैं वो आपके ऑब्लिक्स पर काम करती हैं, बिकॉज मसल की शेप ही ऐसी होती है। इसके अलावा अब आपने क्या करना है, इसी को ज्वाइन करेंगे दूसरी एक्सरसाइज के साथ। अगैन डू दिस एंड टो टचेस, अगैन टो टचेस। अब अगर आप बिगिनर हैं, यहाँ तक हाथ भी जा रहा है तो दैट्स फाइन। आपने कोशिश करनी है कि जितना भी आप जा सकते हैं उतना आपने कोशिश की। 14 से 15 की रेप्स या 40 सेकंड तक आप इस चीज़ को दोहरा सकते हैं। इसके अलावा एक जगह पर खड़े होकर किसी दीवार का सहारा ले लें या बैलेंस कर लें, या आप साइड, जो हम जिसे लेग रेजेस कहते हैं, आप वो कर सकते हो। इस तरीके से आपने ये चीज़ की, परफॉर्म किया इसको यहाँ पर, और इसी तरह दूसरी लेग पर स्विच कर गए, अगैन बहुत आराम से। अगर आप मॉडरेट या एडवांस लेवल की एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपको पता होगा कि हम कहते हैं अक्सर आप पाँव फिर नीचे ना लगाएं और मुसलसल एक्सरसाइज को करते चले जाएंगे तो वो उससे ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। सो साथ ही साथ अब आखिरी एक्सरसाइज, सारे कह रहे हो कि नी फ्रेंडली है फिर भी एक्सरसाइज करा रही है, नहीं, 40 सेकंड्स अगर आपने ऑन रखना है, 20 सेकंड्स आपने रेस्ट लेना है, तो 2 से 3 दफ़ा इसको दोहराना है, तो इतना तो एक्सरसाइज का टाइम हो जाएगा, जो कि आपके लिए इफेक्टिव भी होना चाहिए। सो आप करेंगे हाई नीज़। अब जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज होगी, लास्ट एक्सरसाइज सुन के मुझे पता है बहुत खुशी होती है सबको, आपने हाई नीज़ की। इसके अंदर आपने अपने एब्डोमेन रीजन को बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ करके रखना है, जितना आप नॉर्मली आराम से कर सकते हैं। सांस नहीं रोकना, आप ब्रीथ कर रहे होंगे लेकिन इसको एंगेज करके रखना है। इसी तरह आपने इसको परफॉर्म किया, 2 से 3 दफ़ा आप इसको दोहराएंगे, 30 सेकंड तक आप इसको कर सकते हैं, या 14 से 15 की रेप्स, यानी कि ये और दूसरी लेग पर करके आपकी एक रेप पूरी होगी। ऑलराइट, सो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा एक्टिव रेस्ट आप करेंगे, ये नहीं कि जब आपका रेस्ट डे हो आप सिर्फ बैठे हुए हैं। स्टेप्स लेंगे, एक्टिव, फिजिकली एक्टिव रहेंगे, पानी पिएंगे और अपनी नींद का बहुत ख्याल रखेंगे, ताकि आपकी बॉडी जो है उसमें ग्रोथ हार्मोन तो होता ही है जो उसने रिलीज़ होता है, मेलाटोनिन रिलीज़ हो, और साथ ही साथ आपको रिकवरी का टाइम मिले, तो आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। अक्सर हम लोग इसी वजह से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते क्योंकि हम बॉडी को रिकवरी का टाइम नहीं देते, या हम सो नहीं रहे होते और जाग रहे हैं और फिर जिम आ जाते हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी बॉडी फिर भी थकी हुई है और फिर भी उसके बावजूद मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। साथ ही आप अपनी डाइट का भी ख्याल रखेंगे। 70% आपकी डाइट होती है, 30% आपका वर्कआउट होता है। सो आई होप कि आपको ये वर्कआउट भी पसंद आया होगा, नी फ्रेंडली वर्कआउट। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे, सो इस वजह से इसको सेगमेंट को कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है अगर इस चीज़ के ज़रिए जागो लाहौर और मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो हमें बहुत खुशी होगी। इस हवाले से हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार भी रहेगा। मेरी तरफ से आपको इस जर्नी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक गाइस।
और सुलाफ़े नकवी हमारे साथ मौजूद थी। सुलाफ़े, आपका बेहद शुक्रिया। और जनाब यहाँ पे आज के दिन की मुनासबत से, क्योंकि पूरे मुल्क में इस वक्त जोश व जज्बे के साथ जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, आज़ादी का दिन है, स्कूल्स में भी छुट्टी है, हर कोई घर में है, अपनी फैमिली के साथ है, लेकिन जो नौजवान नस्ल है, जो यंगस्टर्स हैं, ऑब्वियसली बाहर निकलेंगे, जाके मनाएंगे भी, आज़ादी भी मनाएंगे, मनानी भी चाहिए, लेकिन हमें कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए, बिकॉज़ बहुत सी हुल्लड़बाजी की जाती है, डबल सवारी पर भी पाबंदी है, आपको बता दूं, हुल्लड़बाजी पर भी पाबंदी है, और दूसरा के वन व्हीलिंग पर भी पाबंदी है। बहुत से ऐसे केसेस हम देखते हैं कि ख़ासतौर पर जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं, हादसात का शिकार होते हैं हमारे जो नौजवान हैं, ख़ासतौर पर बॉयज़, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा केसेस हमारे सामने आते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, हादसात होते हैं। तो ये जो मैसेज है मेरा, ये ख़ासतौर पर वालिदैन को है, क्योंकि जब आपका बच्चा आपके घर से बाहर निकलता है तो आपको पता होता है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, तो उनको ज़रूर ये घर से तलकीन करके भेजें कि आप आज़ादी मनाएं, आप ज़रूर इस इवेंट को, इस ओकेज़न को जो है भरपूर तरीके से मनाएं, लेकिन एहतियात के साथ, ना आपको उस चीज़ का नुकसान पहुंचे और ना ही आपकी वजह से कोई और उसमें जो है वो किसी मुश्किल का शिकार हो, किसी नुकसान का शिकार हो। तो आज़ादी हम सब ने मनानी है, लेकिन एहतियात बरत के। इसी नोट पे एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। सबसे पहले जो मेरी हैबिट है कि मैंने टपाल दानेदार की जो चाय है, इसका ये कप एक ज़रूर पीना होता है। उसके बाद एनर्जी आती है, तो मैं आपके साथ अच्छे तरीके से जो बात कर पाती हूँ, गुफ्तगू कर पाती हूँ और अपना जो शो है उसका आगाज़ कर पाती हूँ। तो एक कप होनी चाहिए। आप भी पीजिए और अपने घर वालों को टाइम दीजिए और घर वालों के साथ भी बैठ के गपशप लगाएं, तो मेरे ख्याल से चाय का मूड, और ख़ास तौर पर टपाल दानेदार चाय का मूड बन ही जाता है। बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से, किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है और साथ ही साथ हमें कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए। डॉक्टर नुहा, आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर नुहा, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, यंगस्टर्स में बीपी का प्रॉब्लम बहुत होता जा रहा है, क्या वजह होती है ख़ास तौर पर बीपी हाई होने की? बेसिकली इस टाइम एज अ डाइटिशियन में काम कर रही हूँ फ़रूख हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ, और ये बहुत अच्छा टॉपिक आज मैं सेलेक्ट कर ली है कि जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा बीपी की वजह से बहुत सी डिज़ीज़ फेस कर रहे हैं। और इस बारे में जब मैंने थोड़ा सा खुद स्टडी की तो मुझे पता चला जो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सबसे ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट आ रहा है। लाइफस्टाइल के कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और डाइट का भी बहुत ज़्यादा अमल डाइट का तो 70% रोल आ जाता है ना इसके अंदर। किस तरह की डाइट का रोल इसमें आ जाता है जिसकी वजह से बीपी हमारा बैलेंस नहीं रहता है? देखिए, हाइपरटेंशन बहुत सी वजूहात का एक बायस बन जाता है। उसमें ये है कि हाइपरटेंशन में किडनीज फेलियर भी हो सकते हैं, हार्ट में, मतलब मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं ना उसके अंदर। तो अगर मैं सिर्फ एक थोड़ा सा एक और उसमें देना चाहूँ तो ये है कि आपने अपने लाइफस्टाइल के अंदर पोर्शन कंट्रोल रखना है, और आपको भी इस चीज़ का पता है कि आजकल हमारे यहाँ जो एक प्रेफरेंस है वो फास्ट फूड है। Exactly, ठीक है, तो फास्ट फूड को थोड़ा सा छोड़ना चाहिए, ठीक है, और साथ अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मतलब पोर्शंस को, अपने जो पिरामिड्स है ना, 5 पिरामिड्स, उसके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए। हमने अपने पिरामिड्स को कंप्लीट करना है, जिससे हमारी जो सर्विंग है वो पूरी होनी चाहिए दिन की। अगर हमने फास्ट फूड चूज़ करना भी है तो मतलब कि वो वीक में एक दफ़ा कर लें आप। मतलब बेसिकली बहुत बड़ी मिथ है कि हम लोग कहते हैं चीट डे। हाँ जी, दिस इज़ नॉट चीट डे, चीट मील होता है। तो सिर्फ आप मील चीट कर लें तो इट्स ओके। वो चीट डे होता है, वो सारा दिन ऐसी चीज़ें खा जाते हैं कि पूरा हफ्ता जो आपने कंट्रोल किया होता है ना अपनी कैलोरीज और अपनी बाकी चीज़ों, वो एक दिन में पूरा हो जाता है सारा कुछ। वो फिर आप सुबह से स्टार्ट होते हैं और फिर रात तक आपका चीट डे ही चल रहा होता है। तो मुझे ये बताइए कि हाई ब्लड प्रेशर के जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है कि सोडियम इंटेक इनका कम होना चाहिए, उससे भी बीपी का आपका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। बाकी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें, और सोडियम इंटेक कितना होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए उन्हें? बेसिकली आपने ये करना है कि आपने वाइट सॉल्ट है ना, सबसे पहले तो उसको स्किप करें। अपने घरों में वाइट सॉल्ट का इंटेक बिल्कुल ख़त्म कर दें। उसके जो ऑल्टरनेट चीज़ है वो है पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट 20 या 30 रुपये उससे महंगा आता है, 20 या 30 रुपये। तो आप वो लें, उसको प्रेफर मैं करती हूँ एज़ कम्पेयर टू वाइट सॉल्ट। ठीक है, क्योंकि वाइट सॉल्ट जो है उसको हम वाइट किलर भी कहते हैं। 4 किलर्स है, उसमें से एक जो किलर है वो वाइट सॉल्ट है, वाइट पॉइजन जिसे कहा जाता है। वाइट पॉइजन कहा जाता है।
और उसके बाद आपने जो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उसको हम डैश डाइट रिकमेंड करते हैं। डैश डाइट ओके। उसके अंदर ये है कि आपने जो वेजिटेबल्स का पोर्शन है वो ज़्यादा हो जाता है, लो प्रोटीन पोर्शन आ जाता है और लो फैट पोर्शन आ जाता है। मतलब आपने डाइट में क्या करना है, वेजिटेबल्स को ज़्यादा कर देना है, जो प्रोटीन का पोर्शन है वो हमारा कौन सा होगा, जो लो प्रोटीन्स हैं वो आ जाएंगी और साथ लो फैट प्रोडक्ट्स आएंगे। क्या क्या आ जाएगा, मतलब अगर लो प्रोटीन आइटम्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? उसमें हमारा मीट नहीं आता। अच्छा। बेसिकली क्योंकि प्रोटीन के लिए बड़ी चीज़ मशहूर है कि भाई गोश्त या मुर्गी खाओ तो वो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। तो उसमें हम प्रोटीन के लिए हम लोग जो लो प्रोटीन्स हैं उसमें हम लोग मीट को प्रेफर नहीं करते। अगर मीट प्रेफर है भी तो वो लीन है, अनप्रोसेस्ड है। मतलब चिकन और गोश्त हम नहीं खा सकते? बिल्कुल गोश्त नहीं खा सकते। चिकन खा सकते हैं लेकिन एक मॉडरेट में। चिकन को खा सकते हैं लेकिन मीट की मैं बात कर रही हूँ, गोश्त की बात कर रही हूँ, जो बड़ा गोश्त है उसकी बात कर रही हूँ। और जो लो प्रोटीन में हमारे पास लेंटिल्स आ जाएंगी, दूसरे प्रोसेस जो चीज़ें आ जाए जिसमें प्रोटीन जो है अल्लाह ताला ने दूसरे हिस्सों में रखी हुई है ना, जैसे दालें हैं, ठीक है, कुछ सब्जियां हैं, कुछ आइटम डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उन सब में आ जाएगी। तो इसका अगर ये हाई हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है और किस तरह इसे कंट्रोल किया जाना चाहिए? बेसिकली अगर मैं हाइपरटेंशन की सिर्फ बात करूँ तो इसकी वजह से बहुत सी चीज़ें फेस करना मतलब मैं देख रही हूँ अपने हस्पताल में, मैं देख रही हूँ। अगर मैं बच्चों में बात करूँ तो डेली कोई बच्चा आता है वो डायलिसिस पे चला गया। मतलब रिसेंटली एक केस था और मैं खुद बहुत अपसेट हुई कि ही इज़ ओनली 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और हमारे जो डॉक्टर साहब थे वो भी शॉक थे और वो बहुत ही समझ लाडला बच्चा था अपने घर का, 5 बहनों का एक भाई था और माँ बाप बाहर बैठ कर रो रहे थे। और हमारा जो एक ICU सिस्टम है फ़रूक हॉस्पिटल का वो बहुत बेस्ट है, मतलब कि वो दी बेस्ट सर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पेशेंट को, हम लोग पेशेंट को वो ज़रूर हम समझते हैं कि तो हर डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और फिर डाइटिशियन को भी इन्वॉल्व कर देते हैं इस वजह से कि उनको काउंसल किया जाए। अब किडनी डिजीज़, दोनों किडनीज फेल, ठीक है। उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाए, लीवर, ठीक है, लीवर साइरोसिस, लीवर्स की 1000 बीमारियां आ चुकी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आपको शुगर का मसला, ठीक है। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, आप यंगस्ट में आपको पता नहीं चला क्योंकि हम लोग समझते हैं यंग है तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी मिथ है। मैं कहती हूँ आज के ज़माने में यंगस्ट को सबसे ज़्यादा मसले मसाइल पेश है। तो अपना एक रेगुलर चेकअप करें। बेसलाइन आपको 6 मंथ्स के बाद करवानी चाहिए। आप 18+ से आप 6 मंथ बाद अपनी एक बेसलाइन रखें, वो आप करवाएं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि डायबिटीज़, शुगर हो गई, उसके बाद आपकी किडनीज़ हो गई, किडनीज़ का जो मसले मसाइल हैं, ठीक है, और कार्डिक इश्यूज आ गए, ये सब कुछ। देखिए रूट कॉज क्या है, हाइपर जो ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से। अच्छा, किडनीज के लिए कह ले कि किडनीज की सेहत के लिए, उनकी अच्छी फंक्शनिंग के लिए क्या क्या खाना चाहिए हमें? अच्छा जी, ये आपने एक ना मुश्तरका सी एक बात के लिए, किडनीज के लिए क्या करना चाहिए। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी भूख नहीं लगती, खाना हजम नहीं होता, अच्छा, एसिडिक हो जाते हैं, मतलब जलन होती है मैदों में, क्या करें डॉक्टर साहब। ये ना हमारी विरासती चीज़ है, अच्छा, ठीक है, ये हमारी विरासत में हमें चीज़ मिली है। कब्ज़ का मसला है तो ये हमें विरासत में मिली हुई है, ठीक है। डायरिया है तो ये हमें विरासत में मिला हुआ है। मतलब हम लोगों ने अपनी नॉर्म्स बना लिए हैं कि हर चीज़ विरासत में मिल चुकी हुई है, वो विरासत में ही वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। तो हमने इस पर जो रिसर्च की उसके बाद जो मैंने कंक्लूजन निकाला वो है डिहाइड्रेशन। अच्छा, क्या मैंने बात की, हर चीज़ की जो जड़ है, मतलब जो भी रूट कॉज है वो क्या है, डिहाइड्रेशन। आप डिहाइड्रेशन अपनी, मतलब हम हाइड्रेशन मेंटेन ही नहीं रखते। जब हमें पता है कि हमारी बॉडी 70 to 60% वाटर पे मुश्तमिल है तो हम लोग उसका ख्याल ही नहीं रखते, चाहे वो सर्दी है चाहे वो गर्मी है। हम लोग फ्लूइड इनटेक जो है, डाइटिशियंस जितनी भी हैं वो फ्लूइड इनटेक कैलकुलेट करती हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी हाइट, वेट। उसमें हम देखते हैं कि इस पेशेंट को हमने कितना फ्लूइड इनटेक अलाउ करना है। और जो खास तौर पर किडनी से पेशेंट आ जाते हैं फिर उनमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि किडनीज वर्क नहीं कर रही। लेकिन वो कब की, वो तो क्रोनिक स्टेज आ गई ना जहाँ पे किडनीज वर्क करना छोड़ गई हैं। और एक तो बीपी की वजह से भी तो किडनीज इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो हमने क्या करना है कि अगर हमने अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना है, हम इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो पानी का इस्तेमाल, सिर्फ पानी का इस्तेमाल अच्छे से अच्छा कर लें। 3 लीटर पानी हर किसी को मैं रिकमेंड करती हूँ कि कोई नॉर्मल पर्सन है उसको 3 लीटर पानी इंटेक करना चाहिए। उसका तरीका भी बताती हूँ कि अगर आप नमाज, तो हम मुसलमान हैं, नमाज तो हमें पढ़नी चाहिए, तो उसका डोजेज जो मैं देती हूँ, कहती हूँ 1 गिलास पानी नमाज से, मतलब फर्ज से पहले पढ़ लें। अच्छा। और 1 गिलास पानी आप अपनी नमाज ख़त्म होने के बाद पी लें। कितना बेहतरीन तरीका है। नमाज का रिमाइंडर भी आ गया, पानी भी हो गया, कम से कम 10 गिलास तो ऐसे पी सकते हैं ना आप।
ठीक है, तो बहुत वो अच्छा आपकी जो solution। इनटेक है वो आपकी पूरी हो जाएगी। इंशाल्लाह। दिल के मरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरह हम आज हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से बात करें, रूट कॉज ब्लड प्रेशर ही होता है, तो ये दिल को किस तरह इफेक्ट कर रहा होता है और उसके लिए फिर हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? दिल के साथ देखिए ब्लड प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा, आपकी जो बॉडी का जो एक मैकेनिज्म चल रहा है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का एक जो फोर्स हार्ट को चल रही है ना, हार्ट ने एक अपनी मैकेनिज्म के साथ चलना है, उसको पुश मिल रहा है, ठीक है। जब उसको पुश मिलेगा तो वो एक काम एक चीज़ से ज़्यादा वो काम करेगा। हाँ जी। तो कोई भी मशीन है, कोई भी आम मशीन है, तो वो एक चीज़ अपनी एक उसके साथ हम उसको ज़्यादती करेंगे तो वो तो ख़राब होगी ना। तो फिर तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर निज़ाम रखा हुआ, तो उसने भी तो अपना कोई ना कोई एक हद तक वो बर्दाश्त करता है, दिल हार्ट जो है, उसके बाद वो चीज़ें छोड़ देता है और सही। सारे मसले आते हैं। इसको हमने क्या करना है कि अपने ही 18 प्लस हो गए, हमने क्या करना है, मॉनिटरिंग करनी है अपनी। 6 मंथ्स के बाद हमने बेसलाइन करवाया करनी है, उसके बाद अपना पानी का इंटेक अच्छा रखना है। पोषण कंट्रोल मेन फैक्टर है हर चीज़ का। बीपी वाले जो पेशेंट्स हैं वो सिर्फ क्या अपनी डाइट में से नमक निकाल दें, या बाकी और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स हैं जो उन्हें अपनी डाइट में से बिल्कुल ही निकाल देने चाहिए, जिसका इंटेक वो नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है उनके लिए? ऐसी बात है, इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो बीपी के पेशेंट्स हैं वो एक सोडियम, अच्छा। उसके बाद जो प्रोटीन जो इसमें हाई जी। जो मीट आ गोश्त गई वगैरह आ ये गया, आपने ठीक बस है। बंद करना है कुछ देर के लिए, क्योंकि जो यंगेस्ट है उनकी बात कर रही हूँ। अगर डायबिटिक भी है साथ तो मैं फ्रूट्स भी बंद कर देती हूँ। वैसे अच्छा। करने नहीं चाहिए लेकिन मैं कर देती हूँ अपनी मजबूरी में, क्योंकि पेशेंट्स बाज नहीं आते, उन्हें जितना कहा जाए वो उस पर रहते ही नहीं है, पोर्शन साइज नहीं ना कंट्रोल करते हाँ। तो फिर वो बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। इसलिए हम फिर कहते हैं आप रहने ही दें, आप इस हिस्से को रहने ही दें। और घर में जो प्रोसेस्ड चीज़ें, मतलब बहुत सी डब्बा पैक चीज़ें होती हैं रेडी टू ईट, जिनको हम फ्राई करके खा रहे होते हैं, वो कितना कह लें कि नुकसानदेह हो सकती हैं, और जो बीपी के पेशेंट्स हैं उन्हें वो नहीं खानी चाहिए? देखिए जी, शायद मुझे सुनने वाले थोड़ा सा इस बात को माइंड कर जाएंगी, ख़वातीन जो है स्पेशली, कि मैं जो मेरे पास पीड्स के हवाले से बच्चे आते हैं, आपने ना बहुत गलत बात छेड़ दी है पता चले सब मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन खैर जो चीज़ सच है वो सच है, मैं तो सच के साथ हूँ। ख़वातीन जो हैं वो अपनी देखती हैं एज, अब वो बच्चों के लिए क्या करती हैं, मोबाइल्स दे दिए और वो चीज़ देख ली जो प्रोसेस्ड है, बस फ्राई करें बच्चों को सर्व करें। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप अगर आपने बच्चों को नगेट्स भी देने, मैं नगेट्स देती हूँ अपने बच्चों को, जो मेरे आते हैं क्लाइंट्स, पीड्स के बच्चे आते हैं, सब पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको नगेट्स भी देती हूँ, हर चीज़ देती हूँ, लेकिन उनको बताती हूँ कि अपने तरीका ये है, अपने घर में बनाना है। अच्छा, ठीक है। आप हर चीज़ घर में बना सकती हैं। अब वही बात है ना, ख़वातीन इतनी मेहनत कैसे करेंगी? तो ये थोड़ा सा अपने बच्चों पे रहम करें, मैं यही कहूँगी। उनकी थोड़ी सी तवज्जो दें उनके ऊपर, और उनकी नशोनुमा अच्छी सी करें। और अगर हम उनको रूट कोज से पकड़ लेंगे ना किसी भी बच्चे के, मैं ये कहती हूँ कि अब जो अडल्ट्स हैं वो तो हो गए, जिनको जो चीज़ें थी वो हो गई हैं, अब हम क्यों ना उन पे काम करें जो भी माशाल्लाह से न्यू बॉर्न है। अगर हम वहाँ से ही उनकी एक अच्छी सी एजुकेशन स्टार्ट कर देंगे न्यूट्रिशन के हवाले से, तो कैसे कोई बच्चा या बच्ची बीमार होगा या होगी। लेकिन हमारे बच्चों में है ना कि ज़्यादातर वो फ्रूट्स की तरफ नहीं जाते हैं, गोश्त वगैरह प्रोटीन्स नहीं लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल सिर्फ दूध की हद तक हमारा होता है कि 1 गिलास पी लिया, 2 गिलास पी लिए बच्चों ने। लेकिन ये ज़्यादातर फास्ट फूड की तरफ जाते हैं वो लोग, उन्हें पसंद भी होता है, फ्राइज़ खा ली, बर्गर्स खा लिए, पिज़्ज़ा खा लिया। तो किस तरह ये हैबिट्स उनकी चेंज की जा सकती हैं, या घर में किस तरह माएँ जो हैं उनको कन्विंस कर सकती हैं कि टेबल फूड ख़ास तौर पर खाया जाए? देखिए आप बात को ना पेचीदगी की तरफ लेके जा रही है। चलिए मैं बात इस चीज़ पे करूँगी, मैं इस चीज़ पे सिर्फ और सिर्फ माओ को गलत कहती हूँ। अच्छा, आप एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, अब कोई बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ है, एक बच्चा किसी भी अब्रॉड में यूरोप में पैदा हुआ है, उसे कैसे पता कि वो पाकिस्तानी है, और उसे कैसे पता कि वो यूरोप का कोई बच्चा है? कौन ट्रेनिंग दे रहा है? ऑब्वियसली फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसकी मदर, पेरेंट्स। तो आपको जवाब खुद ही मिल गया होगा कि जो हमारी माएँ हैं बेसिकली उनका भी कसूर नहीं, उनको भी चीज़ों का नहीं अब पता। हर कोई खा रहा है ना, मतलब हर किसी को पसंद है फास्ट फूड, हमारे घर में भी आ जाता है इजीली, हम लोग डिलीवरी भी करा देते पसंद। लेकिन बच्चों को किस तरह रोकें उनसे कि वो टेबल फूड की तरफ भी जाएं? मैं आपको ये बताने लगी थी, बेसिकली जो हमारी नॉर्म्स और मिथ्स हैं, बेशक हमारे पास डॉक्टर्स भी आते हैं तो वो हमसे पूछते हैं, तो हम उनको भी गाइड करते हैं। देखें हर इंसान अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। हाँ जी। तो हम क्या करते हैं, जो डाइटिशियंस हैं वो ये करती हैं कि मैं 6 मंथ्स के बाद हम लोग फीडिंग अलाउ करते हैं ना किसी बच्चे को, तो हम कहते हैं कि बच्चों को चीज़ें दिखाएं,
ब्रेन जो है वो अभी डेवलप हो रहा है, तो बच्चे जब चीज़ें देखेंगे वो पिक करेंगे। उनको बताएं ये एप्पल है बेटा या बेटी। हाँ जी। सिर्फ दिखाएं, खिलाना नहीं है। हर चीज़ दिखाएं, इवन कि सब्जी घर में पकती है, हर सब्जी पकती है, उन्हें वो सब्जियां दिखाएं, उन्हें वो फ्रूट्स दिखाएं, सही। ताकि वो चीज़ों को अडॉप्ट करें। जो बच्चे होते हैं ना, उनमें एक अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ रखी कि 5 साल तक जो उनके ना जो टेस्ट बड्स हैं वो मैच्योर नहीं होते। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी बच्चा जो है वो हमारा पहले खाता था, अब उसने खाना खाना छोड़ दिया। उसकी वजह सिर्फ ये कि जो 5 साल है ना, उसके टेस्ट बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और सिर्फ हम उनको शुगर पे ही या जो सिर्फ चीज़ होती हैं हम लोग वही उन्हें खिला रहे होते हैं। तो इसलिए हर जो चीज़ें होती हैं, जो खाना होता है, उनसे उनका जो है रोशनास कराना चाहिए, उन्हें खिलाना चाहिए, उनके टेस्ट बड जो है डेवलप कराने चाहिए। डॉक्टर नोहा साजिद हमारे साथ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद थी। ब्लड प्रेशर पे हम बात कर रहे थे। डॉक्टर नोहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त था कि आप यहाँ पर आई। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं जाना। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम मना रहे हैं आज़ादी का जश्न और हम कोशिश करेंगे कि आपकी आज़ादी की जो खुशियां हैं उसको मज़ीद दुबाला कर सके। और जनाब, आज़ादी एक ऐसी बेशबहा नेमत है कि जिसका जितना शुक्र अदा किया जाए वो हम सब के लिए कम है। और शायद अकीदे के बाद आज़ादी ही है जिसके लिए इंसान कुर्बानी दे सकता है और हर उस टफ़ दौर से गुज़र सकता है और उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। तो आज क्योंकि हम आज़ादी स्पेशल मना रहे हैं, तो आज हम उन कौमी हीरोज़ से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं और जिनको आज़ादी की कीमत का पता है और वो सिर्फ मुल्क और कौम का नाम रोशन करने के लिए जनाब अपना नाम बना रहे हैं, मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं और हर मैदान में एक्सेल कर रहे हैं। तो आज हम उन कौमी हीरोज़ से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं राबिया अमजद हैं, जो कि रोइंग मैंने भी ये पहली दफ़ा स्पोर्ट्स सुना है कि ये होता है जिसको कश्ती रानी पुराने ज़माने में कहा जाता था, अब इसको रोइंग कहा जाता है कि कश्ती चलाते हैं। पहली दफ़ा के मेरे सामने आया है कि जनाब लड़कियां भी कश्ती चलाती हैं और कॉम्पिटिशन्स भी इसके होते हैं। तो उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इससे पहले वो कश्ती जो थी चलाया करती थी, उससे पहले वो कुश्ती के मुकाबले भी किए जिनमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। उसके साथ उन्होंने नेशनल गेम्स में भी हिस्सा लिया, 2 रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं और कहा जाता है कि वो फर्स्ट वुमेन ऑफ रोइंग हैं इन पाकिस्तान। तो उनसे हमने आपकी कौमी हीरो से आपकी मुलाकात करानी। उनके साथ साथ आज हमें ज्वाइन किया है यासिर सुल्तान हैं, जो कि जेवलिन थ्रो हैं और इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो भी हमारे। उन्होंने भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। अभी रिसेंटली 17 जुलाई को वापस आए हैं वो एशियन चैम्पियनशिप जीत के, जिसमें उन्होंने ब्रॉन्ज हासिल किया। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी कामयाबी है ये हमारे लिए कि जनाब हमारे जो यूथ है वो आगे बढ़ती जा रही है और सिर्फ हम क्रिकेट में ही नहीं एक्सेल कर रहे, हम बाकी स्पोर्ट्स में भी एक्सेल करते जा रहे हैं। तो इन दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं अपने जागो लाहौर के आज़ादी स्पेशल के ट्रांसमिशन में। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? शुक्र है, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो राबिया आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी कि जैसे मैं पहले भी आपसे बात की, रोइंग मतलब कश्ती चलाना बड़ा मुश्किल भी है ऑब्वियसली कि आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, लेकिन कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ आपका इसके अंदर कि मैंने कश्ती चलानी है? फर्स्ट मैं आपको रोइंग के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें क्योंकि हम लोग को नहीं पता। अच्छा, रोइंग जो है ना वो 2 टाइप की है, एक वाटर रोइंग, एक आर्गो रोइंग। ठीक है, जब पानी नहीं होता तो अर्थ पे करते हैं, लेकिन सेम वही होता है लेकिन वो मशीन में डेवलप हुई भी है, उसे आर्गो रोइंग कहते हैं। ओके, और आप कौन से वाली करती हैं? मैं दोनों करती हूँ। लाइक वाटर अभी स्टार्ट किया, लेकिन मैं आर्गो जो है ना उसमें वो पहले से करती आ रही है। ठीक है, पहले से करती आ रही हूँ। उसके अलावा रोइंग को कश्ती रानी जैसे कि रोइंग को कोई जानता नहीं है। पहले जदीद लोग ना सामान जब लेके जाते थे ना कश्तियों के जरिए इधर से उधर, तो वापसी पे आते हुए एंजॉयमेंट के लिए वो लोग ना रेसेस लगाते थे। तो उस तरह से वो स्टार्ट करते करते उसको जो है ना वो जदीद दौर ने, जदीद ओलंपिक्स ने उसको जो है ना रोइंग का जो है वो नाम दे दिया और इसमें जो है इवेंट डेवलप कर दिए इसमें। और इसमें भी मतलब लाइक 8 इवेंट होते हैं। वाटर रोइंग के 4 होते हैं और 4 ही जो है वो आर्गो के होते हैं। अच्छा। और इसमें 2000 होती है, 2000 मीटर, 500 मीटर। अच्छा। और उसके अलावा 2000 डबल और फिर रिले। और आप कौन सी वाली करती हैं? मैं सभी कर लेती सभी माशाल्लाह से। मैंने अभी ये 34 जो नेशनल गेम्स हुई हैं उसमें 4 गोल्ड लिए हैं
वाह जी और वाह, 2 क्या वर्ल्ड बात रिकॉर्ड है, किए हैं। क्या Thank you so बात है, much. माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारे जो चाहे खा वो मर्द हो चाहे वो ख़वातीन हो, वो हर मैदान में जनाब अपना लोहा मनवा रहे हैं। अच्छा, अब मैं यासिर की तरफ चलूँगी, यासिर से भी आपकी मुलाकात कराते हैं। यासिर, सबसे पहले तो अभी ये आप चैम्पियनशिप जीत के आए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मुझे बताइए आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, किस तरह जेवलिन थ्रो में आए आप? जी, मेरी फैमिली अब्बू थोड़े शौकीन थे कि उनको स्पोर्ट्स का बड़ा शौक़ था, और अच्छा। बड़े भाई फिर मुझसे पहले वो करते थे स्पोर्ट्स। अच्छा। वो आर्मी में प्लेयर हैं, फैसल सुल्तान। तो उनको देख देख के शौक़ थोड़ा डेवलप हो गया, तो उनको देख के ये था कि मैं भी गेम करूँ, कोई ना कोई होता ही इंटरेस्ट, आपके बड़े भाई या पेरेंट्स कुछ कर रहे हो तो बस उनको देख के शुरू किया। थोड़ा सा हेल्दी था तो उन्होंने मुझे थ्रोइंग पे लगा दिया। अच्छा। तो भागने वाला स्मार्ट बंदे करते हैं थोड़ा सा, इसलिए तो बस उसी तरह शुरू हुआ है। और कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? अभी कोई 7-8 साल हो गए मुझे। तो अभी माशाल्लाह से मैंने पाकिस्तान के लिए पहला मेडल लिया एशियन चैम्पियनशिप में, जो लास्ट मंथ हुई है अभी रिसेंटली। तो उसके साथ मैंने अपनी लाइफ बेस्ट थ्रो भी की है। तो होपफुली आगे मैं अभी चाइना जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ, इंशाल्लाह उसमें भी अच्छा करूँगा। क्या बात है, वाह जी वाह। मतलब आपकी जो फैमिली है उसमें भी स्पोर्ट्स हैं, तो आप वो एक लेगेसी लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल। राबिया, आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आपका बड़ा मुश्किल, दोनों ही मुश्किल खेल हैं, लेकिन जैसे कश्ती जिसे आप चलाती हैं, रोइंग जिसे कहा जाता है, तो मुझे बताइए इसकी प्रैक्टिस में क्या होता है, किस तरह इसके लिए आपको कितना डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, कितनी स्ट्रेंथ चाहिए इसके लिए? देखिए, पहले तो ये नहर पे होती है, और तो कहीं पूरे मतलब लाइक पाकिस्तान में इसका और कहीं जगह नहीं है, 2 जगह पे ही हो रही है। एक लाहौर कैंपस पे जी, नहर पे, ठीक है, और एक इस्लामाबाद में, ओके, डैम पे, ओके, ठीक है। ये 2 ही बस इसके क्लब्स हैं और कहीं जगह पे नहीं हो रही है। लेकिन इसकी ट्रेनिंग का क्या होता है, लाइक हमारा ये बेसिकली 2 चीज़ों के साथ जो है ना वो रोइंग जुड़ी हुई है, एक स्टैमिना और दूसरा पावर, ओके। और जिसके पास ये दोनों नहीं है वो रोइंग नहीं कर सकता। सही, ठीक है। और उसके लिए बहुत हार्ड मेहनत करनी पड़ती है हमें, मतलब मॉर्निंग में भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर इवनिंग में ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद अगर आपके पास हिम्मत बचे तो आप जिम भी चले जाओ। अच्छा, तो आप क्या क्या करती हैं? मैं तीनों टाइम ट्रेनिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे जुनून था कि मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, अपना नाम बनाना है और पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आना। सही। तो उस जुनून में मैंने मतलब अपने घर वालों को साइड पे कर दिया, कज़न की शादियाँ, भाई की शादी, या सब कुछ भी है ना, सब चीज़ें सेपरेट होती हैं। हम प्लेयर सिर्फ मेरी भी नहीं है, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं सबकी एक ही स्टोरी है, सबने बहुत टफ लाइफ गुजारी होती है, और हमारा एक एक मेडल जो है ना उसके पीछे, मतलब हम अगर अपनी जर्नी को सोचते हैं ना, तो अभी भी मेरे लाइक गूज़बम्प्स, मतलब लाइक मेरे जो रोंगटे हैं ना वो खड़े हो जाते हैं कि हमने किस तरह सरवाइव किया। और हमारी जो डाइट है वो डाइट भी बहुत टफ होती है, अंडे खाने होते हैं, हम स्पाइसी चीज़ें नहीं खा सकते। अच्छा। फैट वाली चीज़ तो कोई भी ले ही नहीं सकते हम, ना पराठे, ना कोई ऑयली चीज़ें। मतलब हम लोग नॉर्मल लड़कियां जो होती हैं या नॉर्मल लोग जो होते हैं उनसे बहुत हटके होते हैं। अगर हम उस लाइफ को चलाते हैं तभी तो हम मेडल लेके आते हैं, ठीक है। अगर हम वो चीज़ें नहीं करते तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये वो वाला कैडी की स्पोर्ट है कि इसमें आप नाजुक बन के नहीं रह सकते, नहीं ना? वैसे भी सिन्फ नाजुक कहा जाता है ना खवातीन को, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खवातीन कुछ भी नहीं कर सकती, वो सिन्फ नाजुक है। आपके सामने मिसाल हमारे बैठी हुई है राबिया, तो किस तरह की डाइट क्या खाती हैं फिर आप? पराठे वगैरह नहीं खाती तो क्या खाती हैं? अच्छा, बॉयल एग्स होते हैं, बॉयल, हर चीज़ बॉयल में होती है, लाइक आप स्टीम भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा स्पाइसी करने के लिए लेमन यूज कर लें। डाइट का खास डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। दैट्स गुड कि वो आपको एनर्जी भी दे, आपको पावर भी दे, और आपका स्टेमिना जो है वो भी मेंटेन रहे। तो यार सर, आपके क्या कितनी प्रैक्टिस होती है, कितनी टफ प्रैक्टिस होती है, क्या क्या करना पड़ता है जेवलिन थ्रो में? जेवलिन थ्रो के लिए इसकी सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है, ये टेक्निकल इवेंट है, तो इसकी टेक्निक बहुत ज़रूरी है। इसको फेंकने के लिए आप वैसे जोर लगा नहीं सकते, तो ज़्यादा वर्क टेक्निक पे होता है। दूसरा, पावर के लिए एक्सप्लोजिव, स्पीड, एवरीथिंग, मतलब इसके लिए सब कुछ चाहिए। वीक में डिवाइड किया होता है, 2 दिन फिटनेस होगी, 2 दिन थ्रोज, और बाकी 2 दिन जिम होता है। अच्छा, तो इसलिए सबको मिक्स करके हमने चलना पड़ता है पूरा, मतलब फिजिकली हर तरह फिट भी हो तो आप ये कर सकते हो। अगर आपको जेवलिन का थोड़ा पता हो तो फिर शायद आप समझती। तो हर तो चीज ही हमने कि वो आपने थ्रो करनी है और आपने अपने टारगेट को सेट करना है, ऐसे ही है। तो उसे दूर फेंकने के लिए आप जो भी कर सकते हो ना, लाइक फिटनेस,
हाँ। और स्पीड भी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ जितनी होगी। टेक्निकली अगर टेक्निक नहीं है तो सारी चीज़ वेस्ट है। अच्छा। तो टेक्निक मस्ट है, सबसे ज़रूरी हमारी टेक्निक है इसमें। तो बाकी चीज़ें बाद में। चीज़ में टेक्निक आपकी, जैसे आप भी कश्ती चलाते हो तो उसमें भी टेक्निक होगी। टेक्निक ऐसे ही है, लेकिन एक चीज़ जो मैं सबको क्लियर करना चाहती हूँ, हमारी डाइट्स प्लेयर्स की या हमारा जो ट्रेनिंग टाइम होता है या जो भी हम टफ टाइम लेते हैं, उसमें मोस्टली सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो ये होती है आप मेंटली कितना जो है वो एक्टिव हो। अगर आप मतलब लाइक होता है ना कि इंसान को टेंशनें सवार की नहीं है और आप कभी भी नहीं गेम कर सकते जब तक आप इन चीजों आप से कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ गेम नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप हेल्दी लाइफ चाहते हो तो मेंटली आप स्ट्रांग हो, हाँ। तो देन आप कोई भी चीज कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते कुछ भी कर सकते हो। आपने जो भी अपनी मंजिल हासिल करनी है, जिस मंजिल पे पहुंचना, अपने गोल्स को आप जो करना है ना, सबसे पहले आप अपने माइंड में उसको सेट करो, उसको हाश करो और देन आप अपनी चीज़ों की तरफ टारगेट जो अचीव कर सकते हो। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा है कि ज़्यादातर क्रिकेट पे तवज्जो दी जाती है, स्पॉन्सर्स भी उनके पास ज़्यादातर जाते हैं। तो जितने भी एथलीट से मेरी आज जितनी भी मुलाकात हुई है आज तक, वो ये कहते हैं कि हमारे लिए वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमें फंड्स नहीं दिए जाते हैं, हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं होते हैं। हमने अगर इंटरनेशनली ट्रैवल भी करना है किसी कॉम्पिटिशन के लिए तो हम अपने पैसे लगा के जाते हैं। ऐसे ही है, आपके साथ भी ऐसा ही है? जी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। मैं अभी तक जो नेशनल में, इंटरनेशनल में मेडल्स लिए हैं या जो अभी तक मैं सरवाइव कर रही हूँ, कि अपने बलबूते पे कर रही हूँ। मुझे कहीं से किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे पेरेंट्स, सिर्फ मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट तो किया। क्यों लगता है ऐसे कि पाकिस्तान में, हालांकि जैसे हमारी कौमी खेल है हॉकी, हम उसको भी कितना निगलेक्ट कर देते हैं, हम बाकी स्पोर्ट्स को भी निगलेक्ट करें, क्यों ऐसे है कि सिर्फ हमने एक चीज को रखा हुआ है? जैसे कि मीडिया का दौर है और सारे जो है सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन है, तो वो एक बड़ी पुरानी कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। तो लोगों ने ना क्रिकेट को जो है एक वो बना लिया हुआ है कि नहीं सिर्फ क्रिकेट ही है सब कुछ। मैं ये नहीं कहती क्रिकेट को सपोर्ट नहीं करो, क्रिकेट को देखो नहीं, मैं खुद क्रिकेट को बहुत लाइक करती हूँ, इवन कि मेरे डैड बहुत क्रिकेट को लाइक करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ बाकी सबको ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप क्रिकेट से हट के भी बाकी सबको देखो। हाँ। ये नहीं कि सिर्फ क्रिकेट को, पोटेंशियल है, ऐसे ही है, बाकी सब गेम्स को भी सपोर्ट करो। अब एक जैसे 14 अगस्त आ रही है, उसके लिए एक मैसेज है मेरा कि हम लोगों के लिए, मतलब पाकिस्तानी जितनी भी आवाम है उनके लिए ये है कि जब भी कोई पाकिस्तान के लिए झगड़े की बात आती है या कुछ भी आती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, छोटे से छोटा बंदा भी, बड़े से बड़ा भी, जी पाकिस्तानियन कुछ किया तो इस तरह हो जाएगा, तो मतलब लाइक खून आपका खोलता है। तो उस वक्त क्यों नहीं आपका खून खोलता है जब कोई बच्चा भीख मांग रहा होता है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा, मैं पाकिस्तान की, मैंने मेहनत की हुई है, प्लीज़ आप मुझे बस सपोर्ट कर दें। तो आप लोगों का तब क्यों नहीं खून खोलता? मतलब लाइक हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हम जाके पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं वहाँ पे। लाइक वहाँ पे जाके ये नहीं कहा जाता कि लाइक इसने मेडल लिया है या राबिया ने मेडल लिया है, वहाँ पे पाकिस्तान ने मेडल लिया है। ट्रू। और वो मंजिल हम लोगों के साथ तो मतलब हुआ है ना, हम जब वहाँ जाके खेले हैं और मेडल लिया है, यू कांट बिलीव इट। जब पाकिस्तानी तराना पढ़ा जाता है ना, वो जो परचम वहाँ पर, वो एक फीलिंग ही अलग है। हम यहाँ पर बैठ के वो फीलिंग महसूस नहीं कर सकते हैं। तो आप यकीन माने कि वहाँ पे जब आप लोग वहाँ पे खड़े हुए होते होंगे और जब तराना वहाँ पर चलाया जाता होगा तो वो किस तरह की फीलिंग होगी, वो आप अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आप जैसा जो टैलेंट है वो यहाँ पर आए, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए, आपकी मुलाकात हम उन लोगों से कराएं जो आप लोगों को पसंद करें और आप लोगों की सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग की यही कोशिश होती है। अच्छा यासिर, जेवलिन थ्रो में भी क्या इसी तरह है कि फंड्स नहीं दिए जाते हैं और अपनी मदद आपके तहत ही हर चीज़ करनी है? हाँ जी, ज़्यादातर यही है कि आप खुद ही करते हो सारा कुछ, लेकिन बस एक चीज़ है जो ये हमें देते हैं कि हम जब जाते हैं टूर पे, हमारा PS भी है, वो बस वो मतलब अखराजात जो भी होते हैं तो वो निकालते हैं। बाकी कैंप्स, ट्रेनिंग, सारा कुछ हमने खुद ही करना होता है। इनफैक्ट हमारे पास जेवलिन ही नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, जी तो पाकिस्तान में वो जेवलिन ही नहीं है जिनसे हम ट्रेनिंग करें। तो दूसरे हैं ना, लो क्वालिटी तो हमेशा होती है हर जगह पे, तो उससे करते हैं। तो बाहर जुगाड़ू कौम है ना, जुगाड़ क्योंकि अब उधर जाते हैं ना जब हम, तो हमें फिर मुश्किल भी फील आती है। जारी बात है, एक चीज़ आपने यूज टू है ही नहीं उसमें, तो जाके करोगे तो थोड़ा मुश्किल भी होगा। अगर इधर आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो वो मेरे ख्याल से 4-5 लाख का एक जेवलिन है, तो हमारे पास वो माशाल्लाह से है ही नहीं इधर पाकिस्तान में। तो बाकी फंड्स और ये
स्पॉन्सर तो छोड़ ही दो आप, बाकी चीज़ें बाकी बात जो ही है नहीं कोई कैंप सुनता। वगैरह देते हैं जो 1 महीना पहले दे दिया टूर से, और टूर के जो भी वो होते हैं अखराजात पीएस भी हमारी करती है वो, तो इसके अलावा तो बाकी अपनी मदद आप ही है। अपनी मदद जी। आपके तहत ही सारी चीज़ें चल रही होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं, जी। ये देख के हमें खुशी होती है कि आप फिर भी अपने तहत आपके भी आप लोग बाहर जाके और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो राबिया, आप क्योंकि कॉम्पिटिशन्स भी करा रही होती हैं, जी। ठीक है, आज भी आपका कॉम्पिटिशन है क्योंकि आज 14 अगस्त जी, है, जी। तो आज भी अभी यहाँ से आपने मेरे ख्याल से कॉम्पिटिशन के लिए जाना जी, है, जी। तो खवातीन या यंग गर्ल्स इस तरफ कितना आ रही हैं रोइंग की तरफ, या अवेयरनेस की अभी भी थोड़ी सी कमी है? बहुत कमी है। अच्छा। लाइक मोस्टली जो लड़कियों का प्रॉब्लम होता है ना, वो हाँ। फिर वही आ जाती है, एक जहालियत वाला सीन कि जी बाहर नहीं निकलना, अच्छा। गेम को कोई स्पोर्ट नहीं है तो फिर क्या ज़रूरत है ये करने की। लाइक पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, True. यू कांट बिलीव इट। मतलब लाइक हम जब देखते हैं ना कि यार मतलब हम तो अब आके हाँ। इस मुकाम पे पहुंचे इतनी मेहनत करने के बाद। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनके पास पैदाइशी ही ऐसी पावर है कि वो कर रही हैं, और यहाँ पे उनको निकलने का आता ही नहीं है कि जी उन्हें रास्ते ही नहीं मिलते, और जहाँ पे रास्ते मिलते हैं वो डर के बैठी रहती हैं कि जी मेरी फलां बंदी ने दोस्त ने कहा था कि जी आगे कोई सपोर्ट नहीं करता, हाँ वो ऐसे। मैं उन सबको एक ही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ डरे नहीं आप, हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग आएँ और आके हमारे साथ बने और गेम को ट्राई करें एक मरतबा। अच्छा। और अभी मैं गेम जो करवा रही हूँ, हाँ। आए वहाँ पे भी आके पार्टिसिपेट करें, आके देख के इंजॉयमेंट करें और समझें कि हम लोग किस दौर से गुजरते हैं। तो उसमें कोई भी आके हाँ जी, वॉलंटियरली कोई कर भी सकता है? कोई भी आ सकता। इसलिए ओपन जो है वो इवेंट करवा रही हूँ और ये कहाँ पर हो रहा है? ये केनाल पे? केनाल पे, लाहौर सॉरी लाहौर क्लब के नाम से ठीक ये है। मशहूर है, LCBC के नाम से क्लब है, सही। वहाँ आए आके जो है वो ट्रेनिंग करें। मैं ओपन है इसका, क्या बात है, कोई वाकई इसके चार्जेस नहीं है, कोई इसका कुछ नहीं है, हम फुल अच्छा एक इवेंट करवा रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छे टैलेंट को जो है आप ऊपर लेके एटलीस्ट आए हैं। आके देखें ना कि ये रोइंग होती क्या है, ये क्या सपोर्ट है और किस तरह जो खवातीन है वो इसमें एक्सेल करती जा रही हैं। बहुत अच्छा लगा राबिया आपसे मिल के, यासर आपसे मिल के, और आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर Thank के you so लिए, much. और आप Thank इसी you. तरह आगे बढ़ते जाइए, पाकिस्तान का नाम रोशन कीजिए, हमारा नाम रोशन कीजिए। और जनाब बच्चे आपको पता है कि छुट्टियां हैं और अभी तक स्कूल स्टार्ट नहीं हुए हैं, घर पे हैं, लेकिन हम लोग भी जब घर पे होते हैं तो हम चाहते हैं कोई ना कोई क्रिएटिविटी हमारे अंदर ज़रूर मौजूद हो जिसको हम प्रोडक्टिविटी में तब्दील करें। तो आज हमें अलीना नकवी ने ज्वाइन किया है जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट हैं। तो आज हमें घर पर बैठ के कैसे हम लोग अपनी क्रिएटिविटी को, प्रोडक्टिविटी को निखार सकते हैं वो हमें बताएंगी। तो उनकी तरफ चलते हैं। जी अलीना, ओवर टू यू। मैं हूँ अलीना नकवी, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट। आज हम बच्चों के रूम के लिए डेकोर की चीज़ें बनाने वाले हैं डिफरेंट। मैं आपको बताऊंगी किस तरह बना सकते हो, जिसमें पेपर का ज़्यादा यूज़ होगा। वो पेपर्स जो हम वेस्ट कर देते हैं या हमने यूज़ किया तो वो हमने फेंक दिया, हमें चाहिए नहीं, उससे हम ट्री बनाने वाले हैं, वो भी बच्चों के लिए, जो उनके रूम के लिए बहुत अच्छा डेकोरेशन पीस बनेगा। उसके लिए सबसे पहले मैंने डिफरेंट पेपर्स लिए हैं। ये पेपर शीट्स हैं, आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हो। पेपर शीट्स, सम सीजर्स, और उसके साथ आपको फोमिक शीट से ये इस तरह के शेप बना लेने हैं डिफरेंट ट्री के। वो बच्चों पे डिपेंड करता है वो किस तरह का ट्री है, क्या चीज़ बनाना चाहते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें बैकग्राउंड के लिए कोई भी एक रैंडम कलर ले लूँगी। इसमें पिंक है, पिंक कलर लेकर, और ये मैंने ट्री के डिफरेंट चीज़ें पहले काट के रखी हैं, इसमें इस तरह से जोड़ना शुरू करूँगी। आपने ट्री का एक बेस बनाना है, बस एक रैंडम आइडिया आपका जिस तरह भी आप बनाना चाहो, बिल्कुल पता चलना चाहिए कि बच्चों के रूम का है। प्रोफेशनली नहीं बनाना, वरना पता नहीं चलेगा किसी बच्चे ने बनाया। बच्चों के लिए ये इनके थीम के लिए भी यूज़ हो सकता है, जो वो अपने स्कूल में थीम यूज़ करते हैं उसके लिए भी हो सकता है, इनके रूम डेकोर के लिए भी यूज़ हो सकता है। इस तरह से आप ये सारे ट्री का जो सेक्शंस हैं सारी कंप्लीट कर लो, छोटे छोटे भी। लेकिन ख़याल ये करना है जब भी ग्लू गन बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके मम्मी पापा का पास होना बहुत ज़रूरी होता है। ये इस तरह ये बेस बन गया, बस एक और लगा दूंगी मैं यहाँ पर, और इसके साइड पे भी एक और। ये बिल्कुल इस तरह ट्री का एक बेस रेडी हो जाएगा। ठीक है, पेपर पे ये ट्री का एक बेस रेडी हो गया। उसके बाद ये जो हमारे पास काफ़ी पेपर्स पड़े होते हैं जो हमने कट करके रखे हुए हैं और इनको हम फेंक देते हैं, इसको आज हम यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने इसको छोटे छोटे इस तरह पीसीज में रैंडम जैसे मर्ज़ी आप काट लो, चाहो तो आप शेप दे दो, चाहो तो ना दो। इस तरह से
मैंने डिफरेंट शेप्स में इस तरह इसको बनाना है। सारी चीज़ ऐसे बनाकर मैं जहाँ जहाँ मेरा दिल होगा उस तरह मैं इसको लगाती जाऊँगी। जहाँ जहाँ बच्चों को पसंद आए उस तरह इसमें शेप देते जाओ, सारा बनाओ। और उसके बाद नीचे भी हम इसी तरह इसको लगा लेंगे। बिल्कुल इसी तरह मैं आपको आइडिया बता देती हूँ। मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। ये देखो, इसमें जितने भी वेस्ट पेपर्स थे मेरे पास सारे, वो मैंने इस पे सारे लगा दिए। ये एक तो ये हुआ कि जब वो ज़ाया भी नहीं हुए, दूसरा बच्चों के रूम के लिए ये अच्छा एक डेकोर पीस भी बन गया और ट्री भी है। बच्चे इससे सीखेंगे भी और ये कलरफुल भी है, जो कि बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव चीज़ लगती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को ये ट्री डेकोर बहुत अच्छा लगा होगा और वो इसको ट्राई भी करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट। इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। जनाब, बानी पाकिस्तान की मेहनत के नतीजे में बरसगीर के मुसलमानों को एक आज़ाद ममलिकत नसीब हुई और ये वो दिन था जब शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज़ादी का ख्वाब पूरा हुआ। और इसी दिन हमारे बुज़ुर्गों, बहनों और बेटियों की कुर्बानियाँ रंग लाईं। 14 अगस्त 1947, कुर्बानियों की दास्तान, खून की वो लकीर जिससे बरसगीर के मुसलमानों ने अपनी आने वाली नस्लों के लिए अलहदा वतन का नक्शा खींचा। और आज उनके सदक़े में हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। और इस दिन हमारे लाखों शहीदों के लहू के एक एक कतरे ने पाकिस्तान जिंदाबाद की सदा बुलंद की और उन लाजवाल कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान मारिज़े वजूद में आया। आज पाकिस्तान में हर मजहब, फ़िक्के, अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाले बाशिंदे आबाद हैं। मुल्क पाकिस्तान अक़लियतों के लिए अमन का गहवारा है। आज़ाद ममलिकत की बदौलत हमारी और हमारी नस्लों की पहचान है। आज इस 76वें जश्न आज़ादी के मौके पर हम आज़ादी मनाएंगे और इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे जो पार्टीशन हुई थी 1947 में, इसके बाद जब हमने एक अलग ममलिकत हासिल की, कितने दंगे फसाद हुए, कितनी दुनिया की सबसे बड़ी कहा जाता है कि ये हिजरत थी जिसमें कितनी लाशें गिरी थी, कितने लहू बगाए जो है वो बहे थे। इसके अलावा कितनी बहनें थी, कितनी माएँ थीं जिन्होंने अपने बेटे, अपने शौहर, अपने भाई खोए थे। तो आज हम उस हवाले से बात करेंगे। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ अख्तर हुसैन संधू साहब मौजूद हैं, हिस्टोरियन हैं एंड कॉलमनिस्ट हैं। सर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर, पार्टीशन का दौर है। इससे पहले क्योंकि ये हमने सीरीज़ शुरू कर रखी थी 14 अगस्त से पहले ही, तो आज हम ख़ासतौर पर पार्टीशन से आगे जो हमारी इब्तिदा शुरू हुई थी उस पर बात करेंगे। जिसमें मैंने बात की कि कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत का ये दौर था कि कितने लोग वहाँ से इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए, ट्रेनें वहाँ से आती थी और हम यहाँ पर ख़ासतौर पर पाकिस्तान में लाशें वसूल करते थे। तो वो इब्तदाई जो दौर था पार्टीशन का, वो किस तरह हमने गुजारा, किस तरह हमने सरवाइव किया? आज़ादी ये वो वक्त है कि जहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और कहीं से आहों और सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी, कहीं पे खून बह रहा था और फिर अमृता प्रीतम को कहना पड़ा कि आज आखा वारिस शाह नूं किते कब्रां विचों बोल। और एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख कीते वैन, अज लखां धीआं रोंदियां तेनू वारिस शाह नूं कहन। उठ दर्दमंदां दा दर्दिया, उठ वेख अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी चनाब। तो ये एक ऐसा वक्त था कि जिसको याद करके जो एक साहिब दिल शख्स है वो अशकों को रोक नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि पंजाब एक खित्ता था जिसकी पंजाबी, जिसकी कल्चर, ज़ुबान और ये एक माँ धरती थी। माँ 3 तरह की होती है, एक माँ बोली होती है, माँ धरती होती है और एक ओरिजिनल माँ होती है। और ये इंसान की तरबियत में शामिल होता है। और पंजाब एक सेकुलर और लिबरल खित्ता था, यहाँ पे वायलेंस नहीं थी और आज भी यहाँ पे वायलेंस नहीं है पंजाब में। कि जितने भी यहाँ पे सुसाइड अटैक होते हैं वो शहरों में होते हैं, गाँव में नहीं होते। गाँव में ना सेक्टेरियनिज़म होता है, ना वहाँ पे एक्सट्रीमिज़म होता है और वहाँ पे एक अमन है क्योंकि यहाँ के लोग टॉलरेंस है उसमें।
और बहादुर वो शख्स होता है जिसमें बर्दाश्त होती है। तो इस लिहाज से पंजाब के लोग जो हैं वो बहादुर हैं, और जितने भी हमलावर यहाँ पे हुए हैं पंजाबियों ने उनको रेजिस्ट किया। और राजापुर से लेके जितनी भी मदन लाल टींगरा, जो ये खरल हैं, अहमद ख़ान खरल हैं, मुराद फतेहाना हैं, मदन लाल टींगरा है, उधम सिंह है, ये सारे लोग जो हैं पंजाब ने बड़े महान लोग पैदा किए हैं जिन्होंने हमेशा इस धरती से मोहब्बत का सबूत दिया। और ये इतनी मोहब्बत है कि इनके जो हीरोज़ हैं और इनके जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारा वारिस शाह हैं, मियाँ मोहम्मद बख्श हैं, हमारा जो फोक विजडम है, पोइट्री है, ये आज भी हमारी सेम है और हम इस लिहाज से इसके ऊपर फ़ख्र करते हैं। और उसमें सारा मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम है, मिलजुल के रहने का पैगाम। तो अभी भी हमारे पास वो एग्जाम्पल है ना सर, यहाँ पे भी Exactly. सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते Yes, होते हैं, और बिल्कुल, हाँ जी। आज़ादी के साथ वो अपने सारे त्यौहार भी मनाते हैं, हर चीज़ कर रहे बिल्कुल, होते हैं। यहाँ पे वही जो- सारी सिचुएशन अगर अभी हम इंडिया में देखें तो हमारे वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? यहाँ पे जो है वो पंजाब की जो धरती है वो हमेशा से जो है वो अमन का गहवारा है, बेशक। और उसी चीज़ को पंजाब लेके आगे बढ़ रहा है। लेकिन मसला ये होता है कि यहाँ पे कभी भी रूल ऑफ लॉ नहीं रहा पंजाब में, अच्छा, और यहाँ पे कभी कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं रहा। ये अंग्रेज़ थे, और कभी यहाँ पे नेशनलिज्म का तस्वर भी नहीं था। सही। ये अंग्रेज़ आए हैं तो इन्होंने जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उसके तहत इन्होंने एक नया आइडिया दिया, और कम्युनिटीज़ जो है वो मज़हब की बिनाद के ऊपर अपने आप को उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, और वहाँ से पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, दैट वाज डोमिनेंटली हिंदू पॉलिटिकल पार्टी। जो मुसलमान हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में आए, और जो पंजाब में सिख हैं वो शिरोमणि अकाली दल में, पहले खालसा नेशनल पार्टी थी, उसके बाद शिरोमणि अकाली दल थी, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया। अब ये जो हैं, जो कोटा सिस्टम था, अंग्रेज़ों ने 1849 में पंजाब के ऊपर कब्ज़ा किया अंग्रेज़ों ने, और यहाँ पे कोटा सिस्टम शुरू किया। कोटा सिस्टम ये था कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इसमें मुसलमानों की कितनी सीटें होंगी, हिंदुओं की कितनी सीटें होंगी, जो नौकरियां हैं उसमें कितनी सीटें होंगी, जो गवर्नमेंट है उसमें। तो ये जो एक शेयर था गवर्नमेंट में या इसमें, उसके ऊपर जो क्लैश है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हम कम्युनलिज्म कहते हैं। जी जी। वहाँ पे हमारा ये इख्तलाफ का जो है वो बेस शुरू हुआ, इख्तियारात का, कि मुसलमानों को इख्तियारात ज़्यादा मिलें, सिखों का है कि हमें ज़्यादा इख्तियारात मिले, हिंदुओं का ये ज़्यादा मिले। तो ये सारे एक पॉलिटिकल थे, पॉलिटिकली ये बिल्कुल अपने आप को ऑर्गेनाइज कर चुके थे। सही। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हुई वो ये हुई कि जब चीज़ें एक्सप्लॉयट होना शुरू, मसलन जो पॉलिटिक्स है उसमें वो रिलीजनाइज हुई, और रिलीजन जो है वो पोलिटिसाइज हुआ, और उसके लिहाज से ये फिर सारी चीज़ें शुरू हुई। और उसके बाद ये चीज़ें शुरू हुई कि जब कैनाल कॉलोनीज़ थी, ये जो हमारे खिता है साहिवाल का या ये जो सरगोदे का, तो ये सारे जो मुल्तान, ये सारा कैनाल कॉलोनीज़ था जहाँ पे जो सिख जो है वो यहाँ पे लैंड लॉर्ड ज़्यादा थे, उनके पास ज़मीनें ज़्यादा थी। अब जब उन्होंने देखा कि 1940 में मार्च में ये ऐलान किया गया कि पाकिस्तान हम हासिल कर रहे हैं, और पंजाब के बगैर पाकिस्तान नहीं बन सकता था ना, तो इस लिहाज से उन्होंने ये दावा किया कि हमें चनाब तक बाउंड्री दी जाए। अच्छा। कि वो हम तकसीम चाहते हैं, सही। और ये जो खिता जो है वो पंजाब को तकसीम किया जाए, और चनाब जो है उसकी बाउंड्री हो। तो जो मुस्लिम लीग है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, या पंजाब का चैप्टर है, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, वो पंजाब की तकसीम नहीं चाहते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि पंजाब को तकसीम ना किया जाए, लेकिन पंजाब तकसीम हो गया। और उसके बाद जो एक्सप्लॉयटेशन थी कि जब बाउंड्री जो रेड क्लिफ अवार्ड यहाँ पे लाइन लगी है वाघा के पास, जी जी। तो वो जो थे कि उनका ननकाना साहब गया, उनके हसन अब्दाल गया, उनकी ज़मीनें कैनाल कॉलोनी से गई, तो दैट वाज अ फ्रस्ट्रेशन, और उसमें ये जो है किलिंग का एक फैक्टर है। दूसरा किलिंग का फैक्टर जो है वो है हॉस्टेज थ्योरी। अच्छा। हॉस्टेज थ्योरी होता है कि जो मिनॉरिटी होती है वो हमेशा जो मेजॉरिटी है उसके हाथ में हॉस्टेज होती है। बिल्कुल ऐसी है जी। और आपने देखा कि अगर वहाँ पे बाबरी मस्जिद के ऊपर हमला होता है तो यहाँ पे मंदिरों के ऊपर हमला होता है, और यहाँ पे अगर किसी शख्स को तंग किया जाता है तो वहाँ पे भी उसको डिस्टर्ब किया जाता है, मुसलमानों के ऊपर वहाँ पे हमला होता है। तो ये हॉस्टेज थ्योरी है।
तो इस लिहाज से जब यहाँ के लोग वहाँ से लोग आते थे परेशान मुसलमान, और वो कहते थे, स्टोरी सुनाते थे कि हमारे इतने लोगों को मार दिया सिखों ने, हिंदुओं ने, और तो वो लोग यहाँ के लोग जो थे वो जो कोऑपरेशन कर रहे थे लोगों के साथ, वो फिर जो है वो रिएक्शनरी हो जाते थे। और यहाँ से जो लोग उधर जाते थे, ये जो आपने ट्रेनों का जिक्र किया है, कि जब वो ट्रेनों की लाशें वो देखते थे ट्रेनों में, तो वो फिर रिएक्शनरी हो जाते थे कि अगर उनको मार, हालांकि उनका कोई कसूर नहीं है, वो तो बेचारे आ रहे हैं यहाँ से भी। तो ये इसको हॉस्टेज थ्योरी कहते हैं। तो इस लिहाज से किलिंग जो है, तीसरा फैक्टर जो था किलिंग पंजाब में हुई है, मेरा जो है वो इसके ऊपर मौजूद है, नेट के ऊपर भी पूरा रिसर्च आर्टिकल। तो उसमें जो तीसरा फैक्टर है वो है हुलीगनिज़म, कि कुछ लोग जो होते हैं जो एक हर सोसाइटी में बुरे लोग होते हैं, जो ख़वातीन के ऊपर हमले करना पसंद करते हैं, जो लूटना पसंद करते हैं। ये एक इंसान की फितरत है। आपने लंदन में भी देखा, जो एक बहुत बड़ी सिविलाइज था, कि वहाँ पे जब हुआ तो वहाँ पे लोग जो हैं पर्स निकाल रहे थे, और वो BBC के ऊपर बैठ के जो अनाउंसर वो एंकर कह रहा था कि ये ब्रिटिश नेशन है, कहते हैं हमारी जो है वो शर्म से सर झुक गए हैं। तो ये एक फितरा, एक तीसरा वो फैक्टर था कि उन्होंने ये हमले किए ख़वातीन के ऊपर भी, और उसके बाद उन्होंने घरों को भी लूटा, और बहुत ज़्यादा उसको मैंने इंटरव्यूज़ भी किए हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो ये एक बहुत ज़्यादा स्टोरी है। अच्छा, चौथा फैक्टर है वो है मकरूज़, क्योंकि यहाँ पे जो बनिए थे हिंदूज़ और सिख जो है ये ज़्यादा थे लोग, और दुकानें थी, मसलन मुसलमान भी ऐसे थे, तो जिन्होंने कर्ज़ा किसी का पैसे वापस करने थे, तो उनके ज़हन में भी था कि ये यहाँ से जाएं और हमारी जान छूट जाए। कोई ज़मीनों पे ऊपर कब्ज़ा करना चाहते थे, बिल्डिंग्स के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते थे कि ये यहाँ से निकले और हम यहाँ पे कब्ज़ा। तो ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो गए। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक ये बात थी, जिसको कहते थे ना कि उस वक्त ये थे कि लोग जो है वो पागलपन की हद तक जो है ना वो इन्वॉल्व हो चुके थे इसमें, वाइसेस में। अब एक तरफ वो लोग हैं जो आज़ादी के मत वाले हैं, और कायदे-ए-आज़म मुसलसल ये ऐलान कर रहे हैं कि ये वायलेंस नहीं होनी चाहिए, मैं इसको पसंद नहीं करता, और पूरा ऐलान कर रहे हैं, और दूसरे लोग भी ऐलान कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये बॉटम लेवल के ऊपर ये चल रही है, ठीक। तो इस लिहाज से ये जो पार्टीशन है, उसमें जो 20 से 30 लाख जो लोग हैं वो बेघर हुए हैं, और इदाद-ओ-शुमार जो लोग मारे गए हैं, वो आप तादाद की तो उसमें बिल्कुल जो है वो उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं है, लेकिन वो इतना आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो सावन भादों के महीना था, वो बारिशों के दिन थे, और रावी जो है वो अपने पूरे ज़ोरों पे था, और कहते हैं कि उसकी जो पानी था वो रेडिश नज़र आता था, और लाशें जिधर से जाते थे वो लाशें आपको नज़र आती थी। तो पंजाब में ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये वाहिद है यहाँ पे पंजाब का। आपका कल्चर देखें, वो कहते हैं तियां सांझियां होंदियां ने, और बाबल वीर और इस तरह के जो हमारा जो फोक है उसमें इतना खूबसूरत है कि आप देखें कि कई लोगों ने यहाँ से हमला करके लड़कियों को उठाया, और दूसरे मज़हब के लोगों ने या सिखों ने जाके उन लड़कियों को आज़ाद करा के उनको वापस किया। फिर इस तरह जो है वो दुल्ला पट्टी का आप देखें कि वो जो जिसके ऊपर वो मनाई में जाती है हमारे पास, आप ये देखें कि वो 2 हिंदू लड़कियां थीं, और उसने उनको वहाँ से आज़ाद करवा के मुग़लों से, और उनको वापस आके उनकी शादी बाकायदा की, और उसके ऊपर। तो आप ये देखें हमारे पंजाब का ऐसा कल्चर है कि वहाँ पे बेटियों की बड़ी इज्जत की जाती है, एहतराम किया जाता। और पुराने वक्त के जो डाकू भी होते थे वो भी जो है वो अगर लड़की है, अगर काफिले में उनको लूटना है तो उनको घर छोड़ के आते कि इनके साथ जो है ये हमारी बेटी है। और पंजाब का कल्चर था कि अगर किसी, आज भी वो है कि अगर किसी गांव में अगर कोई बच्ची ब्याही हो एक गांव की, तो उसकी जो भी बारात जाएगी उसको कुछ ना कुछ दे के आएंगे, तो वो कहते हैं ये हमारे गांव की बेटी है। तो पंजाब का इतना खूबसूरत कल्चर है जिसमें ये वायलेंस नहीं है। तो ये जो आज़ादी का ये जो था, ये जो फ्रस्ट्रेशन थी वो इस हद तक ज़्यादा थी कि ये वायलेंस तक ये चले गए। और उसमें मैंने फैक्टर्स आपको बता दिए कि उसमें मुख्तलिफ ये चीज़ें थीं कि ये एक बिल्कुल एक वायलेंस का हर जो पॉलिटिकल एक विजडम थी वो उनमें चली गई, सोशल विजडम चला गया, और जो कल्चरल एक डोमिनेंस है, विजडम है, वो उनको फॉर द टाइम बीइंग। और आज भी पंजाबी एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं वो मोहब्बत के साथ मिलते हैं। उसकी वजह ये है कि इस चीज़ को तस्लीम किया जाता है दोनों तरफ से कि ये पागलपन था, वक्ती पागलपन था, और ये गलत बात थी अगर किसी ने किसी के ऊपर हमला किया है, किसी की बेटी के ऊपर हाथ डाला है,
तो ये इंतहाई गलीज हरकत जो है ना वो की गई। लेकिन क्या लगता है सर आपको, ये जो ममलिकत हमने आज़ाद ममलिकत हासिल की थी, तब इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद उसका मकसद क्या पूरा हुआ है? और आज के दौर से अगर उसको कंपैरिजन किया जाए तो वो ममलिकत है जिसके लिए हमने इतनी जद्दोजहद, इतनी कुर्बानियाँ दी? देखें, जो ममलिकत है या मुल्क है वो डेकेड्स में नहीं बनती। जो आज़ादी है, आज़ादी एक नाम है और आज़ादी का मतलब होता है पाबंदी। ये जो आज़ादी लोग समझते हैं ना कि मादर पिदर आज़ाद, आज़ादी का मतलब ये पाबंदी करना है। पहले आप मजहबी रसूमात की पाबंदी करते हैं, हाँ, फिर अपने कल्चर की पाबंदी करते हैं, उसके बाद जो मुल्क नया बना है उसका जो आइन है, जो कानून है, कवानीन है, उसकी आप पाबंदी करते हैं। फिर आप लीडरशिप जो है, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या पॉलिटिकल वोटर्स हैं किसी पार्टी के, तो आप उस लीडरशिप की पाबंदी करते हैं। तो आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि जिस तरह ये आम तासुर होता है, आज़ादी का मतलब पाबंदी होता है। और उस पाबंदी में दरअसल उस पाबंदी को आप डिसिप्लिन कह लें कि एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जो होती है वो उसको पाबंदी, और शहरी उसको ही कहते हैं सिविक सेंस, किसको कहते हैं, सिविलिटी को कहते हैं, कि जो एक सिविल सोसाइटी को कहते हैं कि जिसमें सिविलिटी हो, जिसमें एक एब्जॉर्प्शन हो, जिसमें टॉलरेंस हो, जिसमें रूल ऑफ लॉ हो। ठीक, तो ये जितने भी लॉ अबाइडिंग ज़हन हैं वो क्रिएट करता है मुल्क जो है, वो उसको क्रिएट करता है। हमने, आप ये देखें कि मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि अगर आपने देखना है कि आज़ादी का आपको फल क्या मिला, एक तो आज़ादी मिल गई ना कि आपका मुल्क हो गया, आपकी पहचान होगी, आइडेंटिटी होगी। दूसरा ये है कि आप अपने दादा और परदादा की लाइफ देख लें। ठीक है, सिंपल, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आप हैं और हम हैं, या जितने भी जो सुन रहे हैं हमारे व्यूअर्स, अपने दादा और परदादा की ज़िंदगी को देख लें, उनका लेवल क्या था लाइफ का, स्टैंडर्ड का, और हमारा क्या है। अगर तो आपका ज़्यादा बेहतर आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान बनने का अवामी सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और उसके बाद जो हमारी, मैंने जब अपना मेरी जो किताब थी उसमें, जब मैं साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी में था, रिसर्च कर रहा था, तो जो साउथहैम्पटन है ये माउंटबेटन का होम टाउन है, जो यहाँ पे वाइस थे। तो उन्होंने अपने नोट्स जो थे उसमें लिखा हुआ था कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया है उसमें जना अगर उसको कबूल कर लेते तो वो पाकिस्तान से बेहतर था। ठीक है, क्योंकि वो ये सारा पंजाब है, जो दिल्ली का इलाका जो है, ये सारा उसमें शामिल होता। सही। लेकिन मैंने वहाँ पे अपनी किताब में लिखा है कि मुझे अफसोस है कि जो जमहूरियत की एक मदर कहा जाता है यूके को, बरतानिया को, वो आज़ादी की कास्ट के ऊपर ग़ुलामी को तरजीह दे रहा है। कि हमारा अगर टेरिटरी एक चला गया है, लेकिन हमारी जो कौम है जो वो आज़ाद हो गई है, जो आज़ादी की नेमत है, इससे तो बड़ी कोई नेमत ही नहीं है। और वो माउंटबेटन ये लिख रहा है कि जो कैबिनेट मिशन के तहत जो एक टेरिटोरियल एडजस्टमेंट हुई थी वो बेहतर थी। तो दिस वाज वेरी स्ट्रेंज बाय माउंटबेटन जी। बेशक ऐसी है जनाब, आज़ादी से बड़ी कोई नेमत भी नहीं है, और जितना हम अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है कि हमें एक आज़ाद मुल्क नसीब हुआ है। हमारे साथ अख्तर हुसैन संधू साहब मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और कम वक्त में जनाब हमने जानने की कोशिश की है कि किस तरह हमने ये पाकिस्तान हासिल किया, क्या मकासद थे और किस तरह पार्टीशन हुई थी। और इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।